Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. Dear student, आज हम concept of asepsis and medical and surgical asepsis को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक और इसके अलावा टाइप्स ऑफ एसेप्सिस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्फेक्शन को उसके टाइप्स के बुनियाद पर हम डिस्कस करेंगे और 6 कंपोनेंट्स ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसके वेरियस जो इन्फेक्शन के मैकेनिज़म्स है ह्यूमन बॉडी में उसको भी डिस्कस करेंगे। उन फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे जो कि इन्फेक्शन की रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हम रोल ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल जो हेल्थ केयर पर्सनस होते हैं, नर्सेज, डॉक्टर, उनका इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या रोल होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एसेप्सिस की बात करेंगे। एसेप्सिस क्या होता है? एसेप्सिस बेसिकली एब्सेंस को कहते हैं और सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की एब्सेंस होना, इन्फेक्शन का ना होना, मौजूद ना होना एसेप्सिस कहलाता है। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो कि एक स्टेराइल कंडीशन में ये परफॉर्म होता है और इसकी वजह से जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दो टाइप्स होते हैं एसेप्सिस के, एक को मेडिकल एसेप्सिस कहते हैं और दूसरे को हम सर्जिकल एसेप्सिस कहते हैं। मेडिकल एसेप्सिस में बेसिकली जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो फैलाव होती है, स्प्रीड होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। और सर्जिकल एसेप्सिस में जो इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जैसे कि ओटी हो गया, ER हो गया, ICU, इनमें ऑपरेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनको एसेप्सिस यानी सर्जिकल एसेप्सिस के ज़रिए जो डिसइंफेक्टेड होते हैं, डिसइंफेक्टेड आइटम्स होते हैं, स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव वगैरह, उन चीज़ों के ज़रिए उन इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली स्टरलाइज करते हैं ताकि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जो सर्जन होते हैं या जो OT टेक्नीशियंस होते हैं, ICU टेक्नीशियंस होते हैं, वो भी PPEs का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ऑपरेशन के दौरान, देखिए ऑपरेशन में ये होता है कि बॉडी को कट लगती है और जब भी कट लग जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंतहाई आसानी के साथ उस कट के ज़रिए अंदर आ सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो मेडिकल एसेप्सिस होता है वो मेडिकल एसेप्सिस प्रोसीजर बहुत ज़रूरी होता है ताकि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ख़त्म हो जाए। मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में डिफरेंस, मेडिकल एसेप्सिस में हैंड वॉशिंग है, क्लीनिंग है, PPEs वगैरह है और इसके अलावा उन आर्टिकल्स को फॉलो करने हैं जो डिसइंफेक्टेंट के हवाले से हो, जो स्टरलाइजेशन के हवाले से हो। जबकि सर्जिकल एसेप्सिस में भी PPEs का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्जिकल वाउंड्स वगैरह हो गए या जो इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, कटिंग वगैरह जो होती है सर्जरी में, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ड्रेप वगैरह, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, उन चीज़ों की स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ख़त्म हो जाए। कॉमन एसेप्टिक प्रोसीजर्स, यूज़ ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड रेडिएशन। टेम्परेचर, प्रेशर और रेडिएशन का इस्तेमाल भी बेसिकली एसेप्टिक प्रोसीजर में आता है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स, ये भी माइक्रोब्स को किल करते हैं, उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। हैंड वॉशिंग है, हैंड वॉशिंग भी इंतहाई ईजी वे है ताकि और इसके अलावा ये भी एसेप्टिक प्रोसीजर में शामिल है। और इसके अलावा PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये बेसिकली इसमें जैसे कि गाउन हो गया और हैंड सैनिटाइज़र हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया। इसके अलावा गूगल्स यानी ग्लासेस और इसके अलावा जो है फेस मास्क का इस्तेमाल करना, ये भी बेसिकली एसेप्टिक प्रोसीजर में शामिल है। एप्लीकेशन ऑफ ऑटोक्लेव एंड स्टरलाइजेशन इन क्लिनिकल एनवायरनमेंट्स। क्लिनिकल एनवायरनमेंट्स में हर एक इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक डिवाइस का स्टरलाइज होना बहुत ज़रूरी है। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाई डिग्री सेंटीग्रेड पर उन इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश करते हैं ताकि वो जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा क्वारंटाइन, अगर कोई पेशेंट जो है किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ है यानी कि उस बीमारी के साथ है जो दूसरों को लग सकती है, वो क्वारंटाइन अगर हो जाए वायरल इन्फेक्शन में, जैसे कि कोविड में क्वारंटाइन हो रहे थे लोग, ये भी क्या है एसेप्टिक प्रोसीजर में शामिल है। इसके अलावा आइसोलेशन, वो पेशेंट बिल्कुल अलहदा हो जाए जिनमें कोई ऐसी कम्युनिकेबल बीमारी मौजूद हो और दूसरों को लगने के चांसेस उसके ज़्यादा हों। बेसिक ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या है इसके हम ओवरव्यू देखेंगे। इन्फेक्शन इज़ द इन्वेजन ऑफ अ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द होस्ट टिश्यू। जब इन्वेजन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जब वो सेल के अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं और उनकी तादाद बढ़ जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बेसिकली सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं और जो होस्ट सेल होते हैं जिस पे
ये बैक्टीरिया अटैक करता है, उसके अंदर एक इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इन्फेक्शन आर कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट विच इंक्लूड, इन्फेक्शियस एजेंट से इन्फेक्शन लगता है और वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है जो कि वायरसेस से लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है जो कि बैक्टीरिया से लगता है, इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। वायरसेस में जैसे कि HIV वायरस हो गया, इबोला वायरस हो गया, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B वायरस हो गया। बैक्टीरिया में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसे आमतौर पर TB कहते हैं, ई कोलाई, इसके अलावा टाइफाइड हो गया जिसे हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। फंजाई में बेसिकली कैंडिडिया है और इसके अलावा एस्परगिलोसिस है। प्रियोंस में जो प्रोटीन इन स्ट्रक्चर्स आते हैं जो ये भी एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन होता है। पैरासाइट में प्रोटोजोआ है, वर्म्स है और इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरासाइटिक में जैसे कि मलेरिया वगैरह शामिल है, ये भी पैरासाइट्स इन्फेक्शन में आता है। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, सबसे पहले टाइप्स को हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं और प्राइमरी इन्फेक्शन तब पैदा होता है जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन होस्ट सेल में आ जाए। होस्ट सेल का मतलब होता है जिस पर कोई बैक्टीरिया वायरस हमला करते हैं, उसकी वजह से चूँकि एक तो एंटीबॉडीज़ नहीं होती और प्राइमरी इन्फेक्शन जो है ये इब्तिदाई इन्फेक्शन होता है, इस वजह से प्राइमरी इन्फेक्शन भी कहते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन अकर्स ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर अनदर इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन, कोई अगर ऑलरेडी इन्फेक्शन मौजूद होता है उसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट चल रही होती है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली दूसरा इन्फेक्शन लग जाए, उसे हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। री इन्फेक्शन का मतलब होते हैं अक्रेंस ऑफ सिमिलर सिम्टम्स आफ्टर रिकवरी। एक इन्फेक्शंस अगर रिकवर हो गया, एंटीबायोटिक से ठीक हो गया, लेकिन उसके सिम्टम्स दोबारा आ रहे होते हैं, उसे हम री इन्फेक्शन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन दोबारा उठ चुका है। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं और ये बेसिकली हॉस्पिटल में एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लग जाता है क्लिनिकल साइड पे। क्लिनिकल इन्फेक्शन ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है और जिसके साइन एंड सिम्टम्स क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स मौजूद होते हैं। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जो ये एसिम्टोमेटिक इन नेचर होता है, इसके कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते और उसको हम किसी हेल्थ असेसमेंट में जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हम इसको बेसिकली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन डज नॉट प्रोड्यूस विजिबल साइन ऑफ अ डिजीज़ बट मे बी ट्रांसमिटेड टू अनदर होस्ट। अब लेटेंट इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है कि ये होस्ट सेल में तो मौजूद होता है और उसकी वजह से उस होस्ट को कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन अगर वो दूसरे होस्ट में फैल गया तो हो सकता है कि उसमें इस इन्फेक्शन की वजह से बेसिकली साइन एंड सिम्टम डेवलप हो जाए। चेन ऑफ इन्फेक्शन को हम बेसिकली सिंपल कहते हैं सिस्टमिक स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन इन अ कम्युनिटी सेटिंग। किसी भी कम्युनिटी में इन्फेक्शन का चेन की शक्ल में फैलना चेन ऑफ इन्फेक्शन कहलाता है। इसके 6 बेसिक टाइप्स होते हैं। अगर हम चेन को तोड़ दें, इस चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ दें तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो भी इन्फेक्शन का फैलाव भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आते हैं इन्फेक्शन एजेंट जैसे कि पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, कुछ भी हो सकता है। रिजर्वायर में नॉर्मल लोकेशन ऑफ द पैथोजन, अब ये एनिमल्स में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, फूड में भी हो सकता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम द रिजर्वायर मतलब जहाँ पर ये पैथोजेंस होते हैं वहाँ से वो निकल जाते हैं और उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। उसके बाद आता है पोर्टल ऑफ एंट्री इनटू होस्ट सेल में एंटर होने के लिए उनको एक एंट्री चाहिए होती है और उसके बाद इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और ऐसे होस्ट को हम ससेप्टेबल होस्ट कहते हैं। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहले आते हैं इन्फेक्शन एजेंट। अब इन्फेक्शन एजेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह ये हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिजर्वायर में एनिमल्स भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकते हैं, फूड भी हो सकते हैं जहाँ पर ये बैक्टीरिया वगैरह ये पैथोजन मौजूद होते हैं। उसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिट ब्लड से भी निकल सकता है किसी एनिमल्स में, उस एनिमल्स के सिक्रीशन से भी निकल सकता है, उसके एक्सक्रीशन यानी कि यूरिन और इसके अलावा स्टूल से भी निकल सकता है। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी ड्रॉपलेट में भी फैल सकता है, एयरबोन यानी हवा के ज़रिए भी फैल सकता है और अगर कोई कांसता है तो उसकी कांसी के दौरान भी फैल सकता है। इसके बाद पोर्टल ऑफ एंट्री के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम से भी जा सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जा सकता है और इसके अलावा ब्रोकन स्किन से भी जा सकता है। ससेप्टेबल होस्ट से मतलब ये होता है कि इम्यून डिफिशिएंसी जो पेशेंट होते हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट बर्न के साथ है या उनकी सर्जरी हो चुकी होती है या एज फैक्टर भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें इन्फेक्शन आसानी के साथ फैल जाता है।
इसके बाद कुछ ऐसे इन्फेक्शंस एजेंट्स हैं जिसको बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी माइक्रोबियल एजेंट्स की वो सलाहियत, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो सलाहियत जिसको जैसे डिजीज़ पैदा हो जाए, इसे हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। वायरुलेंस बेसिकली ये एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स यानी जो पैथोजन होते हैं वो ख़तरनाक साबित होना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली ये वायरस में होता है। ए वायरुलेंट बेसिकली ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट वायरुलेंट और पैथोजेनिक। एक तो होते हैं वायरुलेंट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जो ख़तरनाक होते हैं, और ए वायरुलेंट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ख़तरनाक नहीं होते। द वायरुलेंस ऑफ दिस पैथोजेंस डिपेंड्स ऑन देयर नंबर, देयर पैथोजेनिसिटी, देयर एबिलिटी टू एंटर एंड सर्वाइव इन द बॉडी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट। जो वायरुलेंस होती है पैथोजेंस की, उसका मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले नंबर के कितने तादाद में वो बैक्टीरिया या वो वायरस मौजूद है, और उनकी पैथोजेनिसिटी क्या है, कितने ख़तरनाक है वो, और वो किस तरह इंटर हो रहे हैं और किस तरह वो बॉडी के अंदर सर्वाइव हो रहे हैं, और जिस होस्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया वो ससेप्टेबल है कि नहीं, उसमें कोई एक कमज़ोरी मौजूद है, इम्यून सिस्टम उसका वीक है या नहीं। फॉर एग्जांपल वायरस सच एज इन्फ्लुएंजा और मीज़ल्स, जैसे कि अभी वायरस है, वायरस में इन्फ्लुएंजा और मीज़ल्स है, ये हाईली कम्युनिकेबल और कंटेजियस है, और इसको जैसे लिथल सिम्टम्स भी आते हैं, जानलेवा अलामात भी आते हैं, और इंडिविजुअल इससे इफेक्ट भी हो सकता है। जबकि बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, एच पाइलोरी, ये भी जो है एक किस्म का कंटेजियस तो नहीं है, लेकिन ये वायरुलेंट भी है, ख़तरनाक भी है, लेकिन वायरस के मुकाबले में ये लेस वायरुलेंट है। चेन ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहले हम रिजर्वायर के बारे में बात करेंगे। रिजर्वायर कोई पर्सन हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, आर्थ्रोपोड, प्लांट और वाटर, ये चीज़ें हो सकती है जहाँ पर ये बैक्टीरिया नॉर्मल रहता है और अपनी तादाद को बढ़ाता है। इन्फेक्शन एजेंट, उसके बाद जो है इन्फेक्शन एजेंट है। इन्फेक्शन एजेंट जो है वो इस रिजर्वायर में सर्वाइव करता है, उसमें रहता है, और ये अपनी तादाद को वहाँ पर बढ़ाता है, और उसके बाद ये ससेप्टेबल होस्ट में इस रिजर्वायर से निकल के ससेप्टेबल होस्ट में फैल जाता है। समटाइम्स अ पर्सन में हैव अ डिजीज बट इट इज़ नॉट सिम्टोमेटिक और इल एंड मे बी रिफर्ड एज अ कोलोनाइज्ड। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें इन्फेक्शन तो मौजूद होता है, बीमारी तो होती है, लेकिन वो सिम्टोमेटिक नहीं होती, यानी उनमें अलामात मौजूद नहीं होती। तो उसकी वजह ये होती है कि उनमें बैक्टीरिया कोलोनाइज्ड होते हैं। एग्जांपल ऑफ रिजर्वायर इंक्लूड एनिमेट एंड इनएनिमेट रिजर्वायर। एनिमेट रिजर्वायर वो रिजर्वायर होते हैं यानी कि एनिमल्स में जब बैक्टीरिया मौजूद होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो सिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें ये मौजूद होते हैं, इसे हम एनिमेट कहते हैं। और इनएनिमेट रिजर्वायर मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं, फूड, वाटर, इसके अलावा अर्थ, इन चीज़ों में जो मौजूद होता है। नाउ कंटेमिनेशन, सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन में ह्यूमन्स भी क्या है, कंटेमिनेशन का एक सोर्स है, सॉइल भी है, एनिमल्स भी है, वाटर में भी कंटेमिनेशन होती है, और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कंटेमिनेशन होती है। नाउ चेन ऑफ इन्फेक्शन में पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब अगर एनिमल्स में मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमेट भी होता है रिजर्वायर और इनएनिमेट भी होता है, हम एनिमेट की बात करेंगे। एनिमेट में रिस्पायरेटरी ट्रैक्स से भी पोर्टल ऑफ एग्जिट, वो जो रिजर्वायर है, एनिमेट रिजर्वायर है, जैसे कि अगर कोई शख्स है वो एसिम्टोमेटिक है, उनमें सिम्टम नहीं है, लेकिन उनके अंदर बैक्टीरिया कोलोनाइज शक्ल में मौजूद है, और अगर वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से निकल गए कफिंग के दौरान, स्नीजिंग के दौरान, बातचीत करते वक्त या गाना गाते वक्त, उस दौरान अगर वो निकल गए और कोई करीब दूसरा शख्स था उसके अंदर चला गए, तो वो सिम्टोमेटिक हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन फैल सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्टूल हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये इनमें भी हेपेटाइटिस ए वायरस मौजूद होता है इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल्स में। यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, तो उनमें बेसिकली यूरिन में जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके यूरिन में बेसिकली बैक्टीरिया जा रहा होता है। इस वजह से कि सीडोमोनास, एंटीरोकोकस और स्टिफेलोकोकस बैक्टीरिया शामिल है। स्किन की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के स्किन से निकलते हैं, वाउंड के ज़रिए भी निकलते हैं, स्किन में अगर छाले पड़ गई उसके ज़रिए भी निकलते हैं, जैसे कि स्टिफेलोकोकस और ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लेमेशन की सूरत में। ब्लड से बात करें तो अगर कोई रिजर्वायर में यानी रिजर्वायर की सूरत में अगर कोई ससेप्टेबल होस्ट है जिनके ब्लड में HCV हो, HIV वगैरह हो, तो वो भी हेल्थी पर्सन को ब्लड के ज़रिए ही लग सकता है, इंजेक्शन के ज़रिए ही लग सकता है। चेन ऑफ इन्फेक्शन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन की क्या है
तो भाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दूसरा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, किसी ने दरवाजे के जैसे दरवाजे को खोलते वो पकड़ लिया, दूसरा शख्स आ गया, इन्फेक्टेड ने पकड़ लिया, हेल्थी आ गया, उसने उसको टच किया, फिर उसी हाथ को अपने नाक से लगाया तो इन्फेक्शन फैल गया। ड्रॉपलेट थे, ड्रॉपलेट से भी इन्फेक्शन फैल सकता है, एयरबोर्न से भी फैल सकता है, और इसके अलावा फीकल ओरल से भी फैल सकता है। इसके बाद है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री, अब जो वो फैल रहा है, चाहे वो एयरबोर्न हो, चाहे वो वाटर के ज़रिए फैल रहा है, चाहे वो जीआई सिस्टम में स्टूल के ज़रिए फैल रहा है, उसके लिए अब वो पैथोजिन बैक्टीरिया या वायरस दूसरे हेल्थी शख्स में जब जाएगा तो उसके लिए एंट्री यानी अंदर जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो उसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जीआईटी है, यूरिनरी ट्रैक है, आइज़, नोज, माउथ, यूरिथ्रा और एनएस, इसके ज़रिए भी जा सकता है। और कभी कभार जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं हमारा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर उसमें वाउंड हो गया या किसी इंसेक्ट ने काटा या एनिमल्स ने काटा या नीडल के प्रिक हो गई तो उसके सूरत में भी पैथोजन जा सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो प्लाजेंटा का काम क्या होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बचाए फ्रॉम मदर टू फीटस। प्लाजेंटा का ये काम होता है कि वो मदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फीटस जाने से बचाता है। हाउएवर अ फ्यू पैथोजेंस आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द ब्लड प्लाजेंटा बैरियर। अब जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जैसे कि लिस्टीरिया, मोनोसाइटोजिन्स, अब ये क्या करते हैं, ये ब्लड प्लाजेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है, यानी कि अगर माँ को ये लग गया तो उसकी वजह से बेसिकली उनके फिटस में भी ये जा सकता है। ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा स्किन है। अब इसमें ये पैथोजन आ गया, पैथोजन जैसे अंदर होगा, पेनिट्रेशन होगी, तो यहाँ पे हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आएंगे और उनको किल करने की कोशिश करेंगे और फेगोसाइटोसिस जो है स्टार्ट हो जाएगा, और फेगोसाइटोसिस की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट बेसिकली जब वो पैथोजिन, कोई भी शख्स अगर पैथोजिन को एक्सपोज हो जाए और उनमें सिम्टम्स जाहिर हो जाए, उसे हम ससेप्टेबल होस्ट कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल जाते हैं और उनके इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। दे में हाउएवर बिकम अ कैरियर विदाउट सिम्टम्स। कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें वो एक किस्म के कैरियर के तौर पे काम करते हैं, उनमें सिम्टम्स तो मौजूद नहीं होते, और इसके अलावा वो किसी और के लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन बन सकते हैं, किसी और शख्स को वो ससेप्टेबल होस्ट बना सकता है। वंस द होस्ट इज इन्फेक्टेड ही शी में बिकम रिजर्वायर। अब याद रखें, अब अगर कोई एक दफ़ा इन्फेक्टेड हो गया तो रिजर्वायर के तौर पे काम करेगा और फ्यूचर में वो इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करेगा यंग चिल्ड्रन में, ओल्ड एज में, माल न्यूट्रिशन की वजह से। इसके अलावा क्रोनिकली इल पेशेंट में और पेशेंट विद ओपन वाउंड्स, उनमें ये इन्फेक्शन फैलाने के चांसेस को ये बढ़ा सकता है। नाउ ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। वॉशिंग के जरिए इन्फेक्शन के चेन को ब्रेक कर सकते हैं, कवरिंग फेस मास्क की वजह से, और इसके अलावा डिस्पोजिंग, कोई भी चीज़ हो, टिश्यू वगैरह हो, उसको हमने एक दफ़ा यूज़ किया डायरेक्ट उसको डिस्पोज करना। इसके अलावा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, गाउन वगैरह, ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह, और सफाई का ख्याल रखना, ये चीज़ें इन्फेक्शन के चेन को ब्रेक कर सकती हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर क्या है, तो वही कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्शन के रिस्क पर होते हैं। तो इसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे लोग जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, उन्हें कोई मोजी अमराज हो तो उनको इन्फेक्शन आसानी के साथ लग सकता है। और यंग एज और ओल्ड एज, यंग एज में जैसे कि बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, ओल्ड एज में भी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा वो पेशेंट जो इम्यूनो सप्रेजेंट मेडिकेशन लेते हैं, ये वो मेडिकेशन होते हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन लग सकता है। और इसके अलावा हाइजीन का जो ख्याल नहीं रखते और जो स्टेराइल एनवायरनमेंट को मुख्तलिफ सेटिंग्स में, मुख्तलिफ एरिया में स्टेराइल एनवायरनमेंट नहीं रखते, और इसके अलावा वैक्सीनेशन इस्तेमाल नहीं करते, आइसोलेशन का ख्याल नहीं करते, क्वारंटाइन नहीं लगाते जब वो क्रोनिकली इल हो जाते हैं। इसके अलावा फूड की सेफ्टी और प्रिकॉशन नहीं रखते, और पर्सनल बिलोंगिंग, अपने जो पर्सनल चीज़ें होती हैं दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और सेफ़ ट्रेवल्स वगैरह नहीं करते, वो सब के सब रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन के। रोल ऑफ नर्सेस इन इन्फेक्शन कंट्रोल। अब इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली 1 in 10 पेशेंट्स गेट वन इन्फेक्शन वाइल रिसीविंग केयर। जब एक पेशेंट केयर लेता है तो उनमें से 10 में से एक पेशेंट इन्फेक्शन भी लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है नर्सेज ने स्पेशली कि वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और पेशेंट का भी ख्याल रखें। पेशेंट्स के बेड साइड विज़िट पर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, मास्क का लगाना है,
ताकि नर्सिस का इन्फेक्शन उस पेशेंट को ना लग जाए और उस पेशेंट का इन्फेक्शन नर्सिस को ना लग जाए। इसके अलावा स्टेरलाइज चीज़ों का इस्तेमाल करना है, स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।